जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़े सपने देखने चाहिए, मतलब लार्जर देन लाइफ। बस जरूरी है, अगर एक्टर बनना है तो मित्र पढ़ना तो पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बातों बातों में हम आपके लिए चुनकर लेकर आते हैं कोई ऐसे कलाकार जिनसे हमें सीखने को मिलता है। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उन्होंने हिसार से लेकर हॉलीवुड तक का सफर तय किया है। बहुत ही अच्छे कलाकार अशोक पाठक जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। इस लॉकडाउन जैसा चल रहा है वैसा सबके साथ, वैसे हमारे साथ है। तो टाइम रहते आप मुंबई से हिसार आ गए हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा रहा कि मैं आ गया, लॉकडाउन से पहले आ गया था, तो इस वजह से फैमिली के साथ है तो थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। तो चलिए इस इंटरव्यू की हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, जी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं जिनको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस इंटरव्यू से, आपका जो एक्सपीरियंस है जी, वो हमारे बहुत काम आने वाला है, और जो नए लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू को आप पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि अशोक भाई का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां, हर कलाकार से होती हैं, तो वो गलतियां आप ना करें। तो बचपन से शुरुआत करते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ? जी, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, फरीदाबाद में, और पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई। और क्योंकि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से मैं आता हूँ, और फिर हम लोग कम से कम आज 25-30 साल हो गया, फिर हिसार में हम लोग शिफ्ट हो गए फरीदाबाद से, और पापा यहीं जिंदल में जॉब करते हैं, जिंदल फैक्ट्री में। तो बचपन थोड़ा कष्टों में ही बीता, एक तरीके से देखा जाए कि जो आम परेशानियां और जो जिस तरीके से एक लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, या एक तरीके से गरीब तबका ही समझ लीजिए कि, तो परेशानियों भरे दिन थे, लेकिन ठीक थे वो। मुझे लगता है कि वो जितनी परेशानियां थी वो आपको आगे के लिए बहुत मजबूत बनाती हैं। राइट। तो बस ऐसा ही बचपन बीता हमारा। पढ़ाई में हालांकि ज्यादा कुछ मन लगता नहीं था, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे घिसट रहे थे, मतलब ठीक है। गाने का शौक था, गाना गा रहे हैं, घर के काम भी करते थे, जैसे कि बहुत सारा उस टाइम एक ऐसा टाइम था कि बहुत सारा स्ट्रगल था, घर की स्थितियां थोड़ी खराब थी। तो 8th या 9th 10th में जब था तो कॉटन भी बेचा है, साइकिल से काफी 15-15, 20-20 किलोमीटर, फरीदाबाद में ही मैं रहता था तो उस टाइम। तो मतलब ठीक है, बचपन में भी बहुत संघर्ष भरा रहा है बचपन, संघर्ष रहा, लेकिन उस संघर्ष का भी मतलब अपना मजा है, जिसको मैं सोचता हूँ कि वो मतलब मुझे उस तरीके से पुख्ता बनाने में उस समय का बहुत बड़ा योगदान है। शायद इसीलिए कहते हैं कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ऐसा कह सकते हैं, ठोकर भी नहीं तो कम से कम ये है कि जो आप जिंदगी में जिस तरीके से आपकी परिस्थितियां होती हैं, सबके लिए एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती, कोई सबके दिन एक जैसे नहीं होते, पारिवारिक स्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो वो सब चीजें आपको सिखाती हैं। राइट। मतलब आप खुद अपने पैरों पर फिर खड़े होते हो, आप लड़ना सीखते हो, हर परिस्थिति से जूझना सीखते हो, तो वो आप फिर मजबूत बन जाते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपका बचपन संघर्ष भरा रहा। जी। बचपन में हमारे कुछ ख्वाब होते हैं जी, कि हमें ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है। जी। आपके क्या ख्वाब थे? आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में? कोई ख्वाब ऐसे थे नहीं, और गाने का बहुत शौक था मुझे, तो मैं गाना गाता था, लेकिन हाँ, अब इतना भी नहीं जानता था कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। ऐसा कोई एम नहीं। गुनगुना लेते थे? हाँ, मतलब गुनगुनाना भी नहीं, मतलब गा लेता था, बट ये था कि हाँ सिंगिंग कर सकता हूँ या की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई एम नहीं था कि हाँ मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोई एम था ही नहीं, कि हाँ ऐसा ही था कि पापा जॉब करते हैं, तो पापा हमेशा बोलते रहते थे कि भाई पढ़ोगे नहीं तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, लोहा लक्कड़ चुनना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी है। फिर जो पेरेंट्स की फेवरेट लाइन होती थी, मतलब कि भैया पढ़ लो वरना फिर तो कुछ है नहीं।
ये लगता था कि ठीक है, हालांकि वही बात है कि पढ़ना है तो पढ़ रहे थे बस। तो वो नहीं था कि हाँ भाई कुछ अब मतलब क्या कुछ एम नहीं था, जो माँ बाप बोल रहे हैं या चल रहा है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये करना है। कुछ नहीं सोचा था। हाँ ये जरूर था कि मेहनत करना आता था मुझे, तो मेहनत की है और सोचता था कि कुछ होगा, कुछ बदलेगा, कुछ तो बदल दूंगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ। तो एक्टिंग करियर की अगर बात करें तो आपका थिएटर से आपका स्टार्ट हुआ था अभिनय जी, ठीक है। तो लाइफ का पहला स्टेज होता है इंसान का, तो अशोक पाठक को पहला स्टेज कब और कहाँ मिला? 2003 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था CRM जाट कॉलेज हिसार से। तो वही बात है कि पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता नहीं था, तो ये था कि कल्चरल एक्टिविटीज में जाएंगे तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और शायद वहाँ कुछ है अच्छा कि वो शायद मैं कर सकता हूँ जहाँ पे मन लगता था। जहाँ मन लगता था। तो स्कूल जैसे 7 रोड से मैंने स्कूलिंग की है, तो स्कूल में मैंने गाना वाना गाया तो उसमें कुछ प्राइज मिल गया, भाषण दिया उसमें कुछ प्राइज मिल गया। तो ये लगा कि यार अब तो मैं गा सकता हूँ। जब मुझे प्राइज मिला गाने के लिए तो मुझे लगा कि मैं गा सकता हूँ। तो ग्रेजुएशन में मैंने फिर गाने के लिए यूथ फेस्टिवल्स के जो होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने गया, तो सिंगिंग में तो मौका मिला नहीं। ये था कि यार पढ़ाई कुछ तो कहीं तो एक्टिविटी में कोई तो चांस मिलेगा। तो एक हमारे मित्र थे, वो बोले कि यार ऐसा करते हैं, 1 एक्ट प्ले होता है थिएटर, उसमें करते हैं। मैंने कहा यार ये क्या चीज होती है? बोले यार उसमें एक्टिंग करनी होती है और तो मजा आएगा थिएटर। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। गए तो ऑडिशन वगैरह हो रहा था, तो सब अपना कुछ फिल्मों के डायलॉग्स और ये, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। तो जो भी ऑडिशन में जिस तरीके से वो प्रोसेस चल रहा था, लेकिन लगा कुछ इंटरेस्टिंग कि यार अच्छा मतलब ऐसा एक्टिंग ठीक है। अगले दिन फिर ऑडिशंस वगैरह, तो मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे तो वो आए थे, तो उन्होंने बोला कि जितने लोग ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं तो आप एक काम करो, आप लोग ना अपने आसपास जहां कहीं भी कोई पागल देखा हो तो आप उसकी एक्टिविटी करके दिखाओ। तो बन गया मैं पागल। मेरे आसपास जो एक बंदा यही 7 रोड में था, तो थोड़ा विकसित थे मानसिक रूप से, तो उनकी एक्टिविटी जो मेरे ध्यान में थी, जहन में थी, जितना ऑब्जर्व किया हाँ, तो वो किया। तो फिर मैं सिलेक्ट हो गया प्ले में, सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर वो सिलेक्ट होने के बाद जब एक्टिंग से वाकई समझ में अच्छा स्क्रिप्ट होती है, फिर ये डायलॉग्स याद करने होते हैं, फिर आप परफॉर्म करते हो, तो जब स्क्रिप्ट मिली वो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, उत्तेजना पैदा करने वाली। वो मैंने पूरी स्क्रिप्ट मतलब एक दिन 1.5 दिन में मैंने वो पूरी रट डाली। किताबों से उतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट ऐसी थी कि मैंने वो रट दिया, वो सारा याद हो गया, सबके डायलॉग्स याद हो गए। तो पहले एक छोटा सा रोल मिला था उसमें प्ले में मुझे, तो इत्तेफाक यही कहेंगे कि शायद वही कुछ लिखा था कि उसमें जो मेन रोल जो करने वाले थे, जो उसमें प्ले में जो डायरेक्टर साहब ने डिसाइड किया था, तो वो आए नहीं, वो चले गए कहीं। तो जो डायरेक्टर साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे आशीष सर, तो उन्होंने बोला भाई किसी को याद है तो आओ, तुम प्रॉक्सी करो और कुछ बताओ। मैंने कहा सर मुझे याद है। बोले चलो करो। मैंने जब किया, वो मतलब 3रा या 4था दिन था, तो वो मतलब अचंभे में भर गए कि ये कैसे किया तुमने। मैंने कहा बस कर दिया। उन्होंने बोला अब ये रोल तू ही करेगा। प्रॉक्सी करने गए थे। हाँ, और वो रोल फिर वो लीड रोल मुझे मिल गया। पता नहीं कैसे क्या था, उनको इतना अच्छा लगा और मैं कर गया। मेरे लिए मुझे लगा कि ये तो मुझे मजा आ रहा है करने में, और मैंने कर दिया। कैसे किया, क्या मतलब इंटेंसिटी थी मेरे अंदर या क्या थी, समझ थी, तो हो गया बस। वो तुक्के में वही वाली बात है कि तुक्का लग गया और वो सही हो गया। उसके बाद तो वो मतलब टाइम था कि उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार मैं इसी चीज के लिए बना हूँ। वो प्ले ऐसा था जाट कॉलेज का कि पहली बार जर्नल, इंटर जर्नल, नॉर्थ जोन, फिर नेशनल हम लोग गए। वो प्ले जीता। मैं जर्नल में भी बेस्ट एक्टर रहा, इंटर जर्नल रहा, नॉर्थ जोन रहा, नेशनल में। कौन सा प्ले कौन सा था? समझदार लोग। जो अरे बहुत ही फनी है। हाँ,
जो देख रहे हो तो उनको लगता है कि हम पागल ही, ये समझदार है। बिल्कुल। और उस टाइम पहली बार ऐसा था कि जाट कॉलेज स्पोर्ट्स के मामले में बहुत वैसा था, तो कल्चरल एक्टिविटीज में प्ले, थिएटर, मतलब नेशनल जीत के आना बहुत बड़ी बात थी और अचीवमेंट थी हमारे लिए, बहुत अच्छी। तो फिर वहां से जो मुझे मतलब अखबारों में फोटो छप गए, लोग जानने लगे, कॉलेज में जानने लग गए, तो पापा को भी लगा यार ये तो कुछ मतलब आज तक हमारे किसी चमत्कार हो गया, फोटो नहीं छपी, इसकी फोटो छप रही है, यानी कुछ तो है। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और मुझे भी एक हौसला मिला, जिसको बोल सकते हैं कि मुझे लगा नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ, और ना ये मतलब ये मेरे काम की, दिल से जो आवाज आती है, बस वो पहला मतलब मेरा वास्ता था रंगमंच से। और फिर उसके बाद तो मतलब मजा आने लगा, फिर मैं किताबें लाइब्रेरी जाके अपना प्लेज उठाना, प्लेज पढ़ना, उसके बाद नॉवेल्स पढ़ना, लिटरेचर से दोस्ती हो गई। जहाँ पहले किताबें बड़ी बुरी लगती थी, अब किताबें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन किताबें दूसरी थी वो। हाँ, किताबें, लिटरेचर, कविताएं, मैं कहता था यार ये तो खजाना है, मैं कहाँ किताबों से दूर था। मतलब यही तो पढ़ना था मुझे, यही तो जानना था। बिल्कुल। वो रटे रटाए सब्जेक्ट, वो रटी रटाई इंग्लिश, वो रटे रटाए सारी चीजें, वो मेरे लिए नहीं बनी थी। तो ये भी था कि मुझे पता नहीं, नौकरी में करना ही नहीं चाहता था। तो बस इस तरीके से ये रंगमंच की मेरी शुरुआत हुई। तो इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई। तो कॉलेज से निकलने के बाद फिर कहीं आपको लगा कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए? नहीं, हाँ, कॉलेज में रहते हुए ये समझ में आ गया था कि नहीं यार ये ना पढ़ना जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर बनने के लिए इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। मुझे आज भी एक्टिंग में ऐसा लगता है ना कि लोगों को लगता है कि नहीं यार बस एक्टिंग तो आसान चीज है, बस कर लेनी चाहिए, वो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि बहुत इजी है। हाँ, मतलब ठीक है, कई लोगों को गॉड गिफ्ट होता है और वो चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आपको पढ़ने की तो जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। आप मतलब यूं तो ठीक है कि आपने कर लिया, मैंने कर लिया, मैं बेस्ट एक्टर भी आ गया ये, लेकिन नहीं, अभी जानना है, समझना है कि और क्या तरीके हो सकते हैं। तो ग्रेजुएशन करते करते मैंने प्लेस जो भी किए, बेस्ट एक्टर में लगातार आता रहा हर साल। फिर एमए मैंने एडमिशन लिया, फिर एनएसडी ट्राई किया, एनएसडी में नहीं हुआ मेरा, तो फिर मुझे दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं इतने 3-4 सालों से बेस्ट एक्टर आ रहा हूँ, जो देखो सब तारीफ करते हैं, लेकिन एनएसडी ने तो लिया ही नहीं। तो बड़ा हताश भी हुआ मैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, देखते हैं, मतलब मजा आ रहा है। फिर मैंने 1 साल जिंदल में जॉब भी की एमए करते हुए। मैंने कहा कि अब पता नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल इतना मजबूत नहीं था मैं कि किसी प्राइवेट में जाके मैं फीस भर के और मैं कर सकूं। तो ये थोड़ी समस्या थी मेरे लिए, लेकिन पढ़ना तो चाहता था मैं कि मैं पढ़ूं। पापा हालांकि एक बार इमोशनल होकर बोले कि ठीक है, तुझे अगर बॉम्बे जाना है तो तू चला जा। तो मैंने कहा मैं ऐसे बॉम्बे जाके मैं नहीं जाना चाहता, मैं जानता ही नहीं कुछ भी, और मैं कैसे बॉम्बे चला जाऊं। मैं यहाँ 4 साल मैंने एक्टिंग की यूथ फेस्टिवल में, और मैं एनएसडी गया, वहाँ पे नहीं हुआ। वो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, स्कूल में किसी में ना हो पाना, लेकिन मुझे लगा कि उस टाइम ये लगता है कि नहीं, फिर अभी मैं तैयार नहीं हूँ बॉम्बे जाने के लिए, तो मैं नहीं जाना। मतलब ये नहीं है कि मतलब एक्टिंग आई और मैं चले गए डायरेक्ट, चला गया मैं हीरो बनने। मैंने कहा नहीं, ये गड़बड़ है, मैं जाऊंगा नहीं, देखते हैं कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो फिर उसके बाद भारतेंदु नाट्य अकेडमी का मुझे पता चला लखनऊ में कि वो भी एक एनएसडी की तरह ही यूपी गवर्नमेंट की ऑटोनोमस है संस्था। तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप पढ़ाई करते हो, साथ में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और वो भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है थिएटर का इंडिया में। तो वहाँ मैंने फॉर्म डाला, वहाँ मेरा हो गया। तो वहाँ होना मतलब वो मेरे लिए बहुत मतलब लगा कि बस यही तो चाहिए, पॉजिटिव साइन। मतलब मेरे पास अब 2 साल है पढ़ने के लिए, अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए। तो फिर वो 2 साल जिंदगी के बड़े खूबसूरत थे, वो आज भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। डीएनए में सिलेक्शन होना और फिर वहां पर पढ़ाई करना, तो इस तरीके से मैं
थिएटर करता हुआ एक थिएटर स्कूल में पहुंचा। थिएटर स्कूल में पहुंचे, तो वहाँ के दोस्त आज भी आपके साथ बने हुए हैं? हाँ, मेरे बैचमेट, मेरे बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे टीचर्स, मतलब है एक कम्युनिटी है हम लोगों की। सब लोग बॉम्बे में रहते हैं, कोई अपना रंगमंच कर रहा है तो वो उसमें है, लेकिन हाँ आपस में वाकफियत रहती है हमारी सबकी। राइट। तो लखनऊ से निकलने के बाद, BNA से निकलने के बाद आपने मुंबई जाने का कब सोचा कि अब मुझे अब मैं मुंबई के लिए रेडी हो गया हूँ कि अब मुझे मुंबई निकलना चाहिए? मैं मतलब लखनऊ में जब पढ़ रहा था, पढ़ाई हो गई कंप्लीट, फिर मैंने 1 साल इंटर्नशिप की वहीं लखनऊ में। FTI गए हम लोग 3 महीने के लिए, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट। तो वहां पे फिर जब ये सब हो गया उसके बाद मैंने कहा कि अब ठीक है, अब चलते हैं कि अब माया नगरी भी देखी जाए, वहां भी अब मतलब मैं तैयार था कि नहीं, अब मैं तैयार हूं और मैं अब सामना करने के लिए भी तैयार हूं कि देखें अब क्या होता है। राइट। तो फिर मैं हथियार आ चुके हैं लड़ने के लिए। मतलब अब ये था कि मुझे ये पता था कि हाँ थोड़ा बहुत क्राफ्ट अब जान चुका था, इतना एक्सपीरियंस हो चुका था, इतने सारे टीचर्स थे, उनके अनुभव, उनका सिखाना, पढ़ाना, बताना। तो फिर मैं उसके बाद 2011 में मैं मुंबई गया, वहां से पास करने के बाद, और फिर मुंबई का ही होके अभी मैं फिलहाल मुंबई में ही है। तो ये सफर चल ही रहा है। तो एक बार जब हमारी बात हो रही थी, मुंबई में आपके फ्लैट पे बात हो रही थी, तब आपने बताया था कि आप 45,000 रुपीज लेकर आए थे। हाँ, मुंबई। हाँ। तो वो क्या उस टाइम क्या मन में क्या चल रहा था कि यार क्या होगा आगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा? 45,000 रुपए हैं, तो उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग? हाँ, हुआ क्या कि वहां से पास होने के बाद अब बम्बई जाना तो है लेकिन पैसे तो नहीं है। तो हुआ ये कि मैं वहां से आया, फिर मैंने जाट कॉलेज में प्ले डायरेक्ट किया। तो वहां से मुझे ये अमाउंट मिला, तो मैंने कहा कि अब पैसे भी आ गए हैं। अच्छा, उसी दौरान मैंने पहली फिल्म भी की लखनऊ में ही, वो भी मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस रहा कि 2010 में मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो शूद्रा द राइजिंग फिल्म मेरी सबसे पहली फिल्म थी। तो वो उसमें मतलब कॉन्फिडेंस अगर कहें बॉम्बे आने का तो वहीं से मिला कि फिल्म में काम मिल सकता तो मतलब कुछ हो सकता। हाँ, मैं स्क्रीन पे था उसमें, उस फिल्म में लगातार 5.5-6 मिनट का जो चंक है वो 1 शॉट है, और वो फिल्म रोल पे शूट हुई थी। तो बहुत एप्रिसिएशन मिला मुझे। तो वो भी था कि अब कैमरा भी फेस कर लिया था, बूस्टअप हो गया था, देख रहा था कि हाँ यार बॉम्बे के लोग कैसे काम करते हैं, क्या है फिल्म का हिसाब किताब। फिर यहाँ से जो पैसे मिले तो उसको लेकर मैं चला। हाँ, ये जरूर था कि मैंने वो पैसों को यूं सोचा था कि चलते हैं बॉम्बे, जब तक ये पैसे हैं तब तक मैं रहूंगा, मतलब अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं वापस लौटूंगा और मैं अपना रंगमंच करूंगा, थिएटर करूंगा और मतलब उसमें जूझूंगा। ये नहीं था, मैं बॉम्बे यूं भी नहीं गया था कि कोई बहुत बड़ी आत्मसम्मान की बात हो कि नहीं जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक यही डटा रहूंगा, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हीरो बन के ही वहां से लौटना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करना था। और ये था कि मतलब पैसे भी नहीं है ना, आप बॉम्बे जैसे शहर में आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए, रहने खाने जो जरूरत की चीजें हैं, जो बेसिक चीज है। ये था कि चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो बस वही अच्छा ही हुआ। मतलब ये था डिसाइडेड कि जिस दिन ये 45,000 खत्म हुए उस दिन मैं वापस लौट लूंगा अगर काम ना मिला तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बॉम्बे ने हाथों हाथ लिया। और वही बात है, यकीन मानिए कि 1 महीना भी, इवन जो मेरा पहला ऑडिशन था, सोनी मिक्स का एक प्रोमो था, सोनी मिक्स नया लॉन्च हो रहा था, तो पहला ऑडिशन था और वो सिंगिंग का था, जो बचपन में आप सिंगिंग करते आ रहे तो वो गाना था। तो मैंने कहा यार, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि भाई आ तो गया बॉम्बे, एक ऑडिशन चल रहा है, गाना वाना तू गा ही लेता है तो देख ले यार, दे दे ऑडिशन। ठीक है यार, गया, गाना वाना गाया, उनको बड़ा अच्छा लगा। बम्बई का वो 3रा या चौथा दिन होगा मुश्किल से।
और शाम को मेरे पास कॉल आती है कि भाई आप सिलेक्ट हो गए। क्या बात है, मुंबई में 3-4 दिन? हाँ, 5वें दिन मेरे पास काम था और मैं प्रोमो शूट कर रहा था। उसके बाद लगातार मतलब वो महीना बीता गया और मैंने बहुत सारी कमर्शियल एड, और यकीन मानो यार, मतलब मैं 1 महीने में बॉम्बे में लखपति था। क्या बात है। हाँ, मतलब इतने पैसे, मैंने कहा यार मतलब ये क्या है, चमत्कार हो एक दिन पे आप एड में मतलब इतना पैसा। मैंने कहा इतना पैसा कोई कैसे दे सकता है यार, मेरे लिए भी बड़ा ताज्जुब और अचंभे वाली बात थी, लेकिन ठीक था। तो इस तरीके से बॉम्बे ने स्वागत बहुत अच्छा किया। वेलकम, स्वैग से स्वागत हुआ। हाँ मतलब इसको उस भाषा में बोल सकते हैं कि। तो फिर उसके बाद की यात्राएं शुरू हुई धीरे धीरे। सिनेमा मैंने पहले ही साल में, मतलब वो भी बहुत एक अच्छी किस्मत कहिए या जो भी कहिए, वहां भी जाके मैंने ढूंढा, देखा। पहले तो मैं ये बचा कि यार, हाँ एक ये भी मन में आता था ना कि यार मैं टीवी करने नहीं आया, मुझे फिल्में करनी है। एक होता है ना ड्रीम की यार सिनेमा में दिखना 70 mm पे, और वो बढ़िया वो जो फिल्म का वो चार वो बड़ा खींचता था कि फिल्म कैसे मिलेगी, फिल्म का क्या वो है। उसके लिए मैं अपना निकलता था, जाता था, लोगों से मिलता था, ऑडिशन, इंट्रो जो भी है। पर वो धीरे धीरे, मतलब मुझे लगता है ना कि आप जब आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, आप कहीं ना अटक तो जाते हो उसमें ना। बिल्कुल। आपके बात करने का तरीका या आपके बोलने का तरीका बहुत बहुत फर्क डालता है सामने वाले पर, फर्स्ट इंप्रेशन जिसे। हाँ, तो मेरे साथ यही हुआ कि धीरे धीरे जहां भी ऑडिशंस हुए या मैं जिनसे मिला, तो वो मेरे लिए ऐसा था कि उसी साल मैं सेकंड लीड कर रहा था। बिट्टू बॉस मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी जो रिलीज हुई 2012 में अप्रैल में, और मैं उसमें सेकंड लीड था। मेरे लिए भी वो एकदम जादू की तरह था कि मतलब पहला साल बम्बई का खत्म होने से पहले मैं इतनी सारी टीवी एड्स मिली हैं। हाँ, टीवी एड्स कर चुका था मैं। शांघाई में छोटा रोल था, शांघाई कर चुका था, दिवाकर बनर्जी जी ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। तो मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए। बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं बॉम्बे में हूँ और कुछ ऐसी कहानियां सुनता था कि यार यहाँ सब गड़बड़ हो जाता है, यहाँ सब ये काम नहीं मिलता। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल वो एकदम बहुत पॉजिटिव था शायद। हाँ, मतलब वो बहुत पॉजिटिव था। उसने मुझे बहुत मतलब आगे के लिए बहुत मजबूत कर दिया उस वक्त में। कई बार ये सुनने में आता है कि वहाँ पे बहुत सारे फेक लोग मिलते हैं, फेक कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, या फिर कास्टिंग काउच होता है। तो ये सब आपका ऐसा कभी कुछ ऐसा आपको सुनने को मिला या कभी एक्सपीरियंस हुआ आपका? हाँ, होते हैं। देखो यार समीर, करप्ट लोग तो हर जगह, हर फील्ड में है, हर फील्ड में है। और बम्बई की चमक धमक, वहाँ का मतलब लोगों को मुंबई जाना होता है, एक्टर बनना होता है, वो कुछ भी करना चाहते हैं टीवी पे दिखने के लिए, सिनेमा में दिखने के लिए। तो जब ऐसी लालसा होती है और आपको पता भी नहीं है, तो वहां पर फिर आपको मतलब बहलाने फुसलाने वाले और फिर आपको धोखा देने वाले बहुत मिलते हैं। क्योंकि हाँ, आपको पता नहीं है ना, फिर वो आपको वो समझ जाते हैं कि इसको ऐसे फंसाना है और अब इसको इस तरीके से लूट लेना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब एकेडमियां हैं, मतलब एक्टिंग एकेडमियां बनी हुई हैं, मतलब स्कूल्स बने हुए हैं, ड्रामा स्कूल, जो कि वाकई वो मतलब मुझे लगता है कि वो करप्ट करते हैं। मुंबई की चकाचौंध में आपको, हाँ, मतलब वो आपको ना बरगला रहे हैं, और आपकी अगर खुद सोच नहीं है, आप कुछ समझ खुद नहीं पा रहे हो कि नहीं, आपको तो बस कोई हमें हीरो बना दे, ये पैसे ले ले और हीरो बना। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। तो इसीलिए वो लोग उस इमोशंस का मजाक बनाते हैं। और वो फिर एक चीज सुनने में आता है कि जैसे फिल्म सिटी है और आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। ये बात कितनी सच है कि आपको आर्टिस्ट कार्ड के बिना आपको काम ही नहीं मिलेगा या फिल्म सिटी में आपकी एंट्री ही नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड जैसे कि जो वहां पर जैसे सेंटा है, तो वो आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही बनवाना है। अगर आप काम कर रहे हो, आप घूम रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, ऑडिशंस दे रहे हो,
तो उसमें आप सिंटा का कार्ड जो होता है वो यूं भी होता है कि पहले टेम्परेरी भी वो लोग बनाते हैं कि आप काम कर सकते हो, देख लो। जैसे हमारे टाइम में ये होता था कि जो इंस्टीट्यूट से लोग पढ़े हुए हैं तो उनका आसानी से बन जाता था। अभी क्या है, कुछ लोगों को जैसे कि आपने क्या काम किया है, थिएटर में क्या काम किया है, किनके साथ काम किया है, तो उस तरीके से कार्ड बनते हैं। कार्ड जरूरी अब तो शायद उतना, मेरे ख्याल से अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अब बिना कार्ड के भी काम कर रहे हैं। जैसे वहां पे भी लोकल स्तर पर शिवसेना का कार्ड बनता है, मनसे का कार्ड बनता है। एक एसोसिएशन है कि मतलब उसमें आप हो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके साथ कल को कोई शूटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपका पैसा फंसता है, कोई प्रोड्यूसर से कोई आपकी कहा सुनी है, चाहे किसी भी चीज की, तो एसोसिएशन इसलिए बना हुआ है कि आपकी हेल्प कर सके। तो आप उसके मेंबर है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आपके पास कार्ड नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पर होना चाहिए। वो आपकी एक सिक्योरिटी भी है, और यूं कह लीजिए कि आप एक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो वो आपके लिए सपोर्ट भी करता है और भी बहुत सारी चीजें। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए है ये। तो आपने ZMX की बहुत सारी ऐड की हैं, खासतौर से एक जो चॉकलेट वाली ऐड थी जिसमें आप वीरप्पन बने हैं। हाँ, वो पार्क उसकी सेटमैक्स की नहीं थी, वो सेटमैक्स की तो चॉकलेट वो थी, वो धूम वाली ऐड थी। हाँ, सेटमैक्स की, वो सेटमैक्स की है। हाँ, सेटमैक्स की मैंने 2 फिल्में की हैं। जो इनका वो चलता है ना, सेटमैक्स दीवाना बना दे, वो की है। ऐडें और भी की हैं मैंने, डोमिनोज, हाजमोला, फोन पे, मैगी। तो मतलब अच्छा है, ठीक है, मतलब की है। इतनी भी ज्यादा ऐडें नहीं की है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से मैंने कितनी की होंगी, 15 एक ऐड की। हाँ। तो सबसे यादगार ऐड कोई कैरेक्टर आपको जो याद आता है कि यार उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया था? मुझे तो वो जो है ना धूम वाला जो, हाँ, वो वाकई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग है। और एक अभी सेटमैक्स का ही और पीछे ब्रांड फिल्म प्रोमोज बने थे सेटमैक्स के, तो उसमें भी एक ऑटो वाले का, ऑटो ड्राइवर की, वो भी दीवाना, चश्मा पहन के ठुकराओ तो ऐसे ठुकराओ कि चूर हो जाए। तो बड़ा अच्छा सा फनी सा है, तो वो मतलब याद रहता है, और लोगों को भी वो काफी पसंद आया। तो ऐड का तो ऐसा ही है। तो जो भी एक्टर होता है उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे बच्चन साहब के साथ अगर एक मौका मिल जाए स्क्रीन पे दिखने का, तो मतलब लाइफ में सब कुछ मिल गया। जी। आप काम कर चुके हैं बच्चन साहब के साथ 102 नॉट ऑन। जी। तो जब आपको ये पता चला कि मुझे बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, कैसी फीलिंग थी? हाँ, खुश था, मैं बहुत खुश था। मतलब मुझे अच्छा लगता है। देखिए भाई, वो इतने सीनियर, वो लोग हैं जो बचपन से जिन्हें हम देखते आ रहे हैं, और जिनको मतलब जादुई तो होता ही है कि आप उस आदमी से मिल रहे हो जिसको देख देख के आप बड़े हुए, उनके डायलॉग्स बोल रहे हैं। हाँ, और फिर बच्चन साहब का तो क्रेजी इतना बड़ा है, तो कई बार ना वो एक डर भी होता है कि ना आप काम करने जा रहे हो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो जादू तो आपके दिमाग में रहता है, लेकिन ये भी है कि डर भी रहता है, कहीं अपना काम तो करना है। अब उसमें ये नहीं है कि आपको जो चरित्र मिला है, जैसे मेरा चरित्र था कि उनके साथ इंट्रो ही सीन था उस फिल्म का, पहला ही सीन था। राइट। तो मतलब मैंने यही सोचा था कि बस मैं एक अभिनेता हूँ और मेरे सामने एक अभिनेता है, बस इतना ही मैंने सोचा था। दिल से तो मतलब वो है ही, सब है कि, और उनको इस उम्र में भी देखना कि वो लाइनों को इस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब रिहर्सल करते हैं आर्टिस्ट के साथ, एकदम टाइम पर आते हैं। तो उनको देख के वाकई इंस्पिरेशन मिलती है ना कि मतलब इतना सीनियर एक्टर, हाँ, इतने सीनियर है, इतनी उम्र है, उसके बाद भी वो जैसे ही कैमरा ऑन हुआ और उनकी एनर्जी एकदम उस तरीके से होती है, तो वो बहुत सुखद अनुभव था बच्चन जी के साथ काम करना। और मैं मतलब क्या कहूँ उसको शब्दों में, तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ ये था कि उनके साथ काम करना बहुत बहुत अच्छा था। तो शॉट के बाद में बच्चन साहब से आपकी कोई बात हुई? हाँ, हुई, मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनको बताया कि सर, मैंने बाबूजी का जो मैकबेथ का जो उन्होंने रूपांतरण किया था, ट्रांसलेशन, तो वो मैंने किया था मैकबेथ राज बिसारिया सर के साथ। और तो वो बड़े खुश हुए। अच्छा, मैंने कहा उसमें मैंने सार्जेंट और पॉटर का रोल किया था। तो बस फिर ऐसे ही उन्होंने पूछा कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब कैसे कहाँ थिएटर किया। तो
वो सब बताया तो एक अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की, मुझे ट्रीट किया। वो इवन ये भी बोले कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बोलिए पाठक जी बताइए क्या अगली लाइन बोलेंगे। इम्प्रोवाइजेशन मतलब बहुत कूल, मतलब ऐसा लगा नहीं कि हाँ मतलब सदी के महानायक हैं। और हाँ वो मतलब काम के वक्त वो आदमी, मतलब अब जैसा उनका बिहेवियर था, हमने 3-4 बार रिहर्सल की और मैंने कहा यार सर मतलब रिहर्सल कर रहे हैं, वो तो सीधा भी जाकर यूं बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्टर की भी हिम्मत नहीं है कि वो उनको टोक दे कि सर गलत ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो उनका कहना कि हाँ भाई पाठक जी की रिहर्सल कर ली जाए, बस सर कर ली जाए और क्या है। तो बहुत मतलब मजेदार हो रहा है। ओके, तो बॉलीवुड में एक्टिव रहने के साथ साथ आप पंजाबी इंडस्ट्री में भी आपने कई सारी फिल्में की हैं जी। और मुझे जहां तक याद है कि शायद जो पहली मूवी थी जी वो हमारी पहली मूवी थी, मैं भी उसमें था। हाँ। मैंने भी किया था। एक बार आता चलिए। हाँ, तो वो पहली फिल्म थी। फिर पंजाब में लोगों ने यार समीर बहुत पसंद किया। तो उसके बाद मैंने उसके बाद भी कई फिल्में की, गोलक बुगनी, बैंते बटुआ, मैरिज पैलेस, अभी रिसेंटली तारा मीरा रिलीज हुई थी। तो पंजाब के लोगों का एक अलग ही प्रेम मिलता है, रिस्पेक्ट है वहां पे आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा। मतलब पंजाब में काम करना, मतलब एक तो लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, तो बड़ा मजा आता है। मतलब वो एक अलग ही अपना कॉमेडी जॉनर है वहाँ पे, और उसी तरीके की मैंने वहाँ पे फिल्में भी की हैं, तो वो बहुत कमाल, मतलब अच्छा लगता है पंजाब में। किस डायरेक्टर के साथ आपको सबसे ज्यादा काम करना मतलब ये रहा कि यार इस बंदे के साथ काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? पंजाबी में यस। हाँ, पंजाबी में क्षितिज चौधरी, जो हमको प्यार से हैरी पाजी कहते हैं, तो 2 फिल्में मैंने उन्हीं के साथ की, तो वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था उनके साथ। उसके बाद वो भी बड़े कूल हैं। एक बाराता चलिए भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी, गोलक बुगनी भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। बेसिकली पंजाब में मैंने फिल्में की, वही थे मुझे लाने वाले कि भाई हाँ मतलब किया हो भाई। कविता कौशिक की भी पहली मूवी थी पंजाबी। हाँ बिल्कुल, एक बारात चली और बड़ी अच्छी और बहुत हिट भी रही थी। बहुत लोगों ने आउट ऑफ इंडिया भी खूब चली थी। हरियाणा और पंजाब का मिला जुला पहला हाँ प्रयास था, तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छी फिल्म थी। तो ये रहा। तो फिर वो उसके बाद तो गोलक बुगनी मैंने उनके साथ की और बड़ा अच्छा। राजीव ढींगरा जी के साथ मैंने अभी की तारा मीरा, वो भी एक अलग ही तरीके के बड़े अच्छे निर्देशक हैं। तो मतलब अच्छा लगता है पंजाब में अच्छा लगता है, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जैसे शायरी मान के साथ मैरिज पैलेस करना वो बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यारे आदमी हैं, लोग गाते हैं उनके गानों पे, हम लोग डांस करते हैं, कोई भी शादी हो पार्टी हो, तो लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। अमरिंदर गिल ये लोग बहुत, बीनू ढिल्लो। तो कुछ डायरेक्टर्स के साथ हम काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू नेचर, बंदे का नेचर अलग अलग होता है पर्सन टू पर्सन। तो कई डायरेक्टर्स जैसे किसी एक्टर ने परफॉर्म करके दिखाया तो कहते हैं नहीं यार मेरे को ना कुछ अलग चाहिए, नहीं वो नहीं, कुछ मतलब कुछ अलग ही हो। तो वो अलग आपको कोई ऐसे डायरेक्टर मिले कि जिन्होंने कहा कि नहीं यार कुछ अलग चाहिए, मतलब वो अलग क्या होता है? बस मैं ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप ना हर डायरेक्टर के दिमाग में ना एक विजन होता है अपने कैरेक्टर को लेकर, जो उसकी फिल्म का कैरेक्टर है, फिर वो एक्टर से भी उसी तरीके से उम्मीद करता है। जो मैंने शुरू में बोला ना कि पढ़ाई हम लोग थिएटर में पढ़ते हैं, हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, ड्रामा स्कूल्स में पढ़ते हैं, सिखाया जाता है चरित्र, उसका यहीं पे सबसे ज्यादा बेनिफिट आता है पढ़ने का। हाँ, कि आप ना हर उस चीज के लिए तैयार हो जैसा डायरेक्टर चाह रहा है। राइट। क्योंकि अगर आप एक्टर हो और आपने वो फिल्म करना चुना है तो फिर हमें डायरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है, जो कि हमारी कटसी भी है और जो प्रोफेशनल तरीका है। अब डायरेक्टर अब जो है, अगर डायरेक्टर मुझसे डिमांड कर रहा है कि भाई लाउड एक्टिंग करनी है या सटल एक्टिंग करनी है, तो वो उसके लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए एक्टर को स्विच ऑफ स्विच ऑन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग की बहुत वैल्यू है। हाँ, टाइम वेस्ट मतलब आपको एक्टिंग में मतलब तैयार तो रहना है हर घड़ी। आपको वो मतलब स्विच ऑफ स्विच ऑन, ये बड़ा मुझे अच्छा शब्द लगता है कभी कभी एक्टिंग में, कि हमको अभिनेता को एक तैयार तो रहना ही पड़ता है कि कोई कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो डायरेक्टर होता है कि
कई बार होता है कि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं डायरेक्टर क्या चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम फिर भी वही है कि हम संयम रखें, सोचें, अगर नहीं समझ में आ रहा है 2-4 मिनट और सोचें, डायरेक्टर से पूछें, बात करें कि नहीं सर एग्जैक्ट कैसा क्या चाह रहे हैं, तो बातचीत करके वो उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। राइट। तो आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट आती है, कोई कैरेक्टर आपको मिलता है, तो आप जैसे कहते हैं कि कैरेक्टराइजेशन होता है, तो आप उसे किस तरीके से आप रेडी करते हैं उस कैरेक्टर को, मतलब क्या आप सोचते हैं उसकी कैसे तैयारी होती है आपकी? मेरी तैयारी यही होती है कि मान लीजिए जिस तरीके का कैरेक्टर है, अब जैसे मैंने बिट्टू बॉस की थी तो उसमें मैं ड्राइवर था, हरियाणवी कैब ड्राइवर जो चंडीगढ़ से दिल्ली अपना ड्राइविंग करता है। तो अब अमूमन ड्राइवर कैसे होते हैं या कैसे उनका मतलब रहन सहन, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, देखिए मैं जैसा सोचता हूं कि अगर मैं उस सिचुएशन में हूं तो मैं कैसा महसूस करूंगा किसी भी दुख को लेकर, किसी भी तकलीफ को। कोई भी चरित्र है, जैसे कोई भी चरित्र हो सकता है ना, कि वो शूद्र का, चाहे जो मैंने कैरेक्टर किया है, चाहे अमूमन कुछ भी, कोई भी वीरप्पन का रहा हो, वो एक रिक्शे वाला रहा हो, वो रेडी वाला रहा हो, वो एक अमीर हो, एक गरीब हो, तो हम ऑब्जर्व तो करते ही रहते हैं अपने आसपास समाज में। हर भाई आप बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सबके बोलचाल का तरीका। तो जिस तरीके से चरित्र मिलता है, फिर हमारे पास वही है कि हमने जो भी अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हम उसमें वो रंग भर देते हैं उस कैरेक्टर में। तो यही मेरी तैयारी होती है कि मैं देखता हूं कि वो किस तरीके का है, कहाँ से उठकर आया है, किस तरीके की वो बातचीत है। और बहुत सारी चीज आप स्क्रिप्ट भी आपको बता देती है। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो, आप लाइनें पढ़ रहे होते हो, तो बहुत सारा खाका एक अपने आप बन जाता है। कुछ चरित्र किस तरीके से डायरेक्टर भी मदद करते हैं, बिल्कुल कैरेक्टर समझने में, बिल्कुल डायरेक्टर मदद करते हैं। अगर आप ऑडिशन पे गए हो तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको ब्रीफ देता है, वो आपको समझाता है, तो फिर आपका काम है कि आप उसको समझिए और परफॉर्म करिए। तो वही मतलब मेरा भी वही है कि मैं समझता हूँ, देखता हूँ क्या है कैसा है, और फिर उसमें मैं अपने रंग भर देता हूँ, जो कि पेंटिंग में करके आते हैं, जिसे लोग एंजॉय करते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा था कि जब अगर आपको हीरो बनना है, आपको एक्टर बनना है, तो आपका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी अच्छी बॉडी होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से आगे काफी हद तक ये धारणाएं बदली हैं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो बॉडी जरूरी नहीं है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मतलब देखिए क्या है, आज के टाइम में ना कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कहानी के हिसाब से मतलब आजकल का जो सिनेमा, चाहे पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा सिनेमा नहीं बनता था। जब ओमपुरी साहब, नसीर साहब, ये लोग हीरो हुआ करते थे, हाँ, जो भी मतलब उस टाइप की भी फिल्में होती थी। आज ये है कि आज थोड़ा दायरा बढ़ रहा है, अब कमर्शियली भी उस तरीके से फिल्में बन रही हैं जिनमें सिर्फ किरदार इम्पोर्टेंट है, उसमें कहानी हीरो है, असली कहानी के चरित्र जो है वो हीरो है। तो वो कोई भी हो सकता है, वो मेरे जैसा दिखने वाला भी हो सकता है, वो एक बहुत बॉडी बिल्डर हो सकता है, मतलब कहानी में जो इम्पोर्टेंट है। तो अब सिनेमा भी बदल रहा है, अब लोग रिस्क भी ले रहे हैं। आजकल कहानी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है, चरित्र इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कि अब हमारी ऑडियंस ने भी अब मतलब उस चीज को लेना, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। कि जैसे अब उस ताजा उदाहरण देखें तो संजय मिश्रा जी की अगर हम कामयाब देखते हैं, आंखों देखी देखते हैं, कड़वी हवा देखते हैं, और तो मतलब अब लोगों को अब मजा आ रहा है रियल सिनेमा देखने में। अब जरूरी नहीं है कि फिल्म में गाने हो, डांस हो, चार इधर बैकग्राउंड डांसर हो, हाँ, तो कहानी इंपॉर्टेंट हो रही है। तो अभी सिनेमा बदल रहा है, अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी सब रिस्क ले रहे हैं कि नहीं, अब सिनेमा
मतलब एक तरफ हमारे वो भी हैं कि वो हीरोइज्म, डांस, बढ़िया गाने, हर चीज, दूसरी तरफ ये भी है कि हम लोग एक रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दो कैटेगरी बनी हुई हाँ। है, एक तरफ वो है जो स्टारिज्म को पसंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रियल एक्टिंग को, मतलब जो एक कहानी को देखना चाहते हैं, एक अच्छे कंटेंट को देखना मतलब चाहते हैं। देखिए, दर्शक तो दोनों ही देखता है, लेकिन हाँ अब ये है कि दर्शक दोनों चीजें देख रहा है। वो अपने जैसे बोलते हैं ना कि नमक कितना खाने में होना चाहिए या स्वाद के अनुसार होना चाहिए, तो वही बात है कि जिसको जो पसंद है वो देख रहा है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि आज मूड ऐसा है तो चलो यार हम कोई वैसी फिल्म दिखाते हैं, कोई दबंग देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं। कभी हम मतलब जो भी, मतलब ये है कि हमको अब हम अच्छा देखते हैं, हमें अब अच्छा, मतलब अब ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। वो ये नहीं है कि अब कोई हीरो होगा तभी वो फिल्म देखेगी, वरना नहीं। तो ऐसा नहीं है। अभी चरित्र, मतलब अभी तो रियल में देखा जाए तो बहुत सारी, जैसे अभी लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो लो बजट की फिल्में बहुत ज्यादा चली हैं। बिल्कुल, जैसे राजकुमार हो, आयुष्मान खुराना है, बिल्कुल, और उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर कमाए हैं। तो अब ये बधाई हो, जैसे बधाई हो फिल्म, चाहे अगर हम देखें तो विक्की डोनर फिल्म आई थी, मतलब ऐसी, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जरूर आना, बिल्कुल, और ड्रीम गर्ल मूवी आई थी, ड्रीम गर्ल, आयुष्मान खुराना की दम लगा के हाइशा। तो अब उसमें देखिए कि हीरोइन का कोई कॉन्सेप्ट कि भाई वो चरित्र हीरोइन है जिसमें दिखाया गया कि हाँ वो मोटी है और ऐसा है। तो लेकिन देखिए आप फिल्म देखते हैं तो वो कितना सब खूबसूरत एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो कहानी, वो चरित्र, वो समाज, वो परिवेश, वो आपको बांध देता है। 90 के दौर जो दिखाया, कैसेट है उसे ठीक कर रहे हैं। मतलब हीरो हीरोइन की परिकल्पना भी एकदम बिल्कुल वो कहीं से खटकते नहीं है ना, वो खूबसूरत लगते हैं, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, एंजॉय करते हैं उसको। बिल्कुल। तो अभिनेता मतलब यही है कि आज के टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब चरित्र, अच्छे अभिनेता की हर जगह जरूरत है, चरित्र महत्वपूर्ण है। मुझे अब अगर बात की जाए, जैसे दौर बदल रहा है, वैसे कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है, तो बड़े पर्दे से उठकर लोग वेब सीरीज पे आ रहे हैं। लाइक बहुत बड़े बड़े स्टार भी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, सैफ अली खान है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वेब सीरीज कर रहे हैं। तो ये जो दौर बदल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये भी बहुत अच्छा दौर है अगर देखा जाए तो। अब इस टाइम वेब का बहुत अच्छा माहौल है। अभी मेरे को लगता है कि अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ देश में, ऐसी चीजें चल रही हैं, इस दौरान लोगों ने वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखी और मतलब देख भी रहे, क्योंकि आपको कंटेंट मिल रहा है, बाहर इतना कुछ बन रहा है तो हमारे इंडिया में भी बन रहा है, तो लोग वाकई अब उसको एंजॉय कर रहे हैं। टीवी से शायद अब एक तरीके से हो सकता है कि कुछ नया नहीं मिल रहा, तो वहां से बोर होकर यहाँ पे आपको रियलिस्टिकली चीजें मिल रही हैं, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप देख रहे हो। फिर आपके पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, मतलब वेब जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म है, तो मतलब मोबाइल क्रांति, जैसा कि नेट बहुत सस्ता हो गया आपका। बिल्कुल। तो अब क्या है कि हर मोबाइल में हम देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो आपके पास नेट है। आप पहले 1 GB के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, पूरे महीने निकालना होता था। 1 GB में 2 GB में, आज हमारे पास रोज का 1.5 GB है, 2 GB है, 3 GB है। तो मतलब उससे क्या है कि आप वेब से ना आप हर घर, हर तबके तक पहुंच रहे हैं। बड़ी बड़ी फिल्में अभी रिलीज हो रही हैं, जैसे वो गुलाबो सिताबो का भी, हाँ वो भी अभी रिलीज होने वाली है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वेब में मतलब ऑडियंस आपको और ज्यादा मिल रही है। जो लोग सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाते, वो क्या है कि वेब के आने से अब उनको लगता है कि क्या फ्रेशनेस, एक तो फ्रेशनेस है कि हाँ यार आप उनको बड़े बड़े स्टार्स को भी आप देख रहे हैं, तो वो ये बहुत अच्छा है। मतलब ऑडियंस का दायरा बढ़ा है, बिल्कुल दायरा भी बढ़ा है। और मतलब आप एक एक्टर क्या चाहता है कि उसके काम को लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, चाहे एक डायरेक्टर, चाहे जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ, आप ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग आपको देखें। तो वेब ने वो रास्ता थोड़ा सा
आसान कर दिया। लेकिन कई बार हम एक चीज देखते हैं कि फिल्मों जैसे वेब सीरीज में बहुत सारे गालियों का यूज किया जाता है, तो आपको क्या ये कितना सही है? क्या न्यू जनरेशन के लिए मतलब ये एक तरह से भटकाव नहीं है? इसमें मतलब मेरी अपनी पर्सनल राय है। मुझे लगता है कि वेब सीरीज हुई या फिल्मों में भी जिस तरीके से गाली गलौच और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर मैं बहुत मतलब इधर उधर की ना बोल के और मैं अगर डायरेक्ट शब्दों में आऊं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हम यहाँ से अगर रोड पर निकलें तो यहाँ अभी आपको 10 लोग मतलब इस तरीके की भाषा और गाली देते हुए मिल जाएंगे, चाहे हम अकेले जा रहे हो, हम अपनी फैमिली के साथ, और इवन बहुत सारे घरों में भी फिल्म में या वेब सीरीज में ये चीजें जो मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हो गाली गलौज जिस समाज से दिखाई जा रही है, चाहे जो लोग दे रहे हैं वो लोग हैं कौन? हमारे आसपास के तो लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो एक काल्पनिक दुनिया है, गाली गलौच वाली कोई काल्पनिक दुनिया है जहां पर ऐसे गाली बकी जाती है और वो हमारे देश और हमारे समाज से अलग है। बिल्कुल, तो वो तो है ही हमारे समाज का हिस्सा। तो मुझे लगता है कि जो ठीक है वो दिखा रहे हैं, जो जरूरत है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर जरूरत नहीं है कि हम बिना गाली के भी वो काम कर सकते हैं या हम उस तरीके से दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गाली की जरूरत है, वो चरित्र बोल ही रहा है, उसकी भाषा ही ऐसी है, तो फिर वो दे रहा है तो अच्छा है ना, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो। ठीक बात। अगर एक मतलब गुंडा टाइप है, मवाली टाइप है, वो कहते हैं कि पुजारी की भाषा में तो बात नहीं करेगा कर। हाँ, और अगर हम बहुत रियल सिनेमा बना रहे हैं या रियल हम कोई कंटेंट चुन रहे हैं तो वो है, कौन गाली नहीं बकता। आप रोड पर निकल जाओ तो मतलब कोई अगर बाइक ही आपकी भिड़ गई या कोई कुछ है तो वो पहला उच्चारण ही वही निकलता है जो हमारे संबोधन में है। तो वो मुझे लगता है कि हम लोग के खून में है गाली है। वो हमारे आसपास समाज में वो सब एडजस्टेबल है, वो सब एडजस्ट करके चलते हैं। घरों में भी आपस में हो ही जाती है, दो दोस्त आपस में लड़ाई झगड़ा कर लें तो मुझे लगता है मारपीट की जगह जब गाली निकलती है तो जरा माहौल थोड़ा वो उसमें भी निकल जाती है। कई बार हाथ के बजाय जबान से निकलता है और वो फिर आपस में सुलह उलह भी हो जाती है। या चाहे आप किसी को गरिया लो तो उसके बाद मन भी हल्का हो जाता है, चलो गाली, चलो माफ किया, चलो। हाँ, तो वो है और वो सबके लिए है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि सिनेमा हमारे समाज का एक आईना है। हाँ, मतलब वही कोई भी क्रिएटिव चीज वो हमारे समाज से ही निकली है, हमारे समाज में ही है, तो वैसा ही वो हमको आती है सामने। इसीलिए मैं उसको इतना बुरा नहीं मानता। अगर जरूरत है और दिखाना है तो फिर ठीक है ना, दिखाइए। और वही बात है कि अगर इस तरीके का सिनेमा है तो सब लोग फिर अलग अलग बैठ के देख लें, जैसे मम्मी पापा अलग देख लें, हम अलग देख लें, दोस्त यार एक साथ देख लें। तो जरूरी नहीं है कि फैमिली के साथ देखो, अलग अलग देखो सब लोग। ये तो है ही, और हम करते भी ऐसा ही है। ठीक बात है। आज भी हम कुछ भी करें तो होता ठीक है, अभी चीजें बदल रही हैं, अभी थोड़ा सब लोग समझने लगे हैं, लेकिन ठीक है वो है तो वो है, वो होना है और वो अच्छा है, अच्छा ही है ना। ठीक है, हमें वो बन किस लिए रहा है, बन इसीलिए रहा है ना क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हम तक पहुंच रहे हैं, हम उससे ज्यादा कनेक्ट, लोग देख रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हर इंसान का कोई ना कोई आदर्श होता है जिसे हम फॉलो करते हैं लाइफ में। वैसे जब भी मैं आपको मूवीज में देखता हूँ या आपकी पर्सनालिटी को देखता हूँ तो मुझे दो लोगों की पर्सनालिटी बड़ी याद आती है। एक तो मकरंद जी है, अच्छा ठीक है, और दूसरे विजयराज है। अच्छा, मतलब आपका जो नेचर है और जो मतलब आपका स्वभाव है और जो बॉडी लैंग्वेज है, ये दोनों से मुझे बहुत रिजेंबल करते हैं। जी नहीं, ये मतलब दोनों ही कमाल के अभिनेता है। तो मतलब आप कहना मतलब मैं इंस्पायर्ड किससे हूँ? हाँ, किससे मतलब सीखते हैं ना, मतलब कि मुझे यार कुछ ऐसा मतलब करना है या ऐसी एक्टिंग करनी है, जैसे जो आप फेवरेट एक्टर अगर एक लाइन में कहें तो। हाँ, फेवरेट एक्टर तो देखिए मेरे इरफान साहब थे, बहुत मैं मानता हूँ उनको, मानता था। उनका जाना बहुत मतलब सदमे से भरा था, मतलब वो कुछ है कि जो चला गया। संजय मिश्रा जी को मैं बहुत मानता हूँ, बाहर के लोग हैं उनको बहुत मैं मानता हूँ। मतलब मेरे लिए हर वो अभिनेता मेरे लिए प्रेरणादायक है या होता है जिसका मैं सिनेमा देखूं या कोई भी ऐसी चीज देखूं जो मुझे मतलब यहाँ दिल तक जो भी छूती है, मैं जिसके औरे में बंध जाता हूँ, मुझे जिसको देखना बड़ा
मतलब खूबसूरत लगता है परफॉर्मेंस वाइज, तो वो हर आदमी मेरे लिए प्रेरणा बनता है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब ये कैसे कर रहा है कि मैं इसमें सम्मोहित हूँ। चाहे दर्शक जो मास है, जो पसंद कर रही है, कि अगर वो आजकल विजय वर्मा को, जयदीप अहलावत को देखिए, जो अभी मैं नए लोगों में जैसा कि बोल रहा हूँ, राजकुमार राव हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक अलग तरीका है, स्टाइल है। पंकज त्रिपाठी है, अब आप देखिए पंकज त्रिपाठी को कि मतलब वो कुछ भी करे लेकिन उनको देखना कितना अच्छा लगता है। एक ऑरा बनता है ना किसी भी मतलब एक रंग भर देते हैं। संजय मिश्रा कहीं भी आए, मतलब कुछ भी वो करे तो मतलब उनको देखना ही अपने आप में बड़ा कमाल होता है ना, कि यार मतलब क्या वो जब आंखों देखी में वो सच की तलाश कर रहे हैं, कामयाब में जब वो चरित्र एक उसका अभिनय कर रहे हैं, मतलब जो भी उनके वेरिएशन, जो भी गोलमाल में वो कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब हर रोल में फिट होते हैं वो। हाँ, तो मतलब ये लोग मेरे को ना बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मैं हर एक उस अभिनेता से सीखता हूँ जो बहुत अच्छा करता है और जिसको देखना मुझे बहुत पसंद है। तो यही है, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो कि वो जादू क्रिएट कर पाऊँ, मैं भी उस तरीके से करूँ कि लोग बंधें। नहीं, नो डाउट, जितने भी अभी तक आपने फिल्में की हैं और जो आप कैरेक्टर करते हैं, खासतौर से एक बार आता चलिया का, जब वो कुतिया को लेने के लिए आते हैं तो आप कहते हैं ना कि कुतिया से शादी इतना वो मतलब इतना फिट लगते हैं आप उस कैरेक्टर में कि हर बंदा उस बंद रिपीट कर करके, मैंने उसको सीन को कम से कम 4-5 बार देखा मैंने। तो अगर बात करें कि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है, चाहे वो सुखद हो या फिर दुखद हो, जिसे इंसान कभी भूल नहीं पाता जी। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा पल जिसे आप शेयर करना चाहेंगे, यार वो जो मोमेंट था लाइफ का जिसे आप कभी ना भूल पाते हो? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, भूलता तो मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ, और कोई एक पर्टिकुलर चीज मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं, और कहा जाए तो बस यादें हैं। मतलब मैं अब पर्टिकुलर किसी चीज को ऐसा डिफाइन नहीं कर सकता कि वो मुझे बहुत याद आता है जब मेरे दादाजी नहीं रहे थे। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैं छोटा था और मतलब साइकिल चला के, उस टाइम परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मतलब उस टाइम में 17-18 किलोमीटर साइकिल चला रहा हूँ, कॉटन बेच रहा हूँ, 9th क्लास में पढ़ता था मैं। लेकिन अब वो दुख में नहीं बोल सकता मैं, वो तो एक संघर्ष है। दुख मतलब वो दिन मुझे आज भी याद रहते हैं। मुझे आज भी कभी कभी जहन में चलता है कि मैं कैसे डॉक्टर्स के पास जाता था, उनको कॉटन बेचता था, चाहे जनरल स्टोर में वो 5 रुपए के वो जो पीसेस आते हैं उनको कैसे डील करता था कि 40 का पैकेट 60 में बेच दिया। तो वो कभी कभी जहन में आता है मेरे, वो चीजें दिमाग में मतलब चलती हैं मेरे, तो वो मेरी यादें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे दुखी करती हैं कुछ, लेकिन वो मुझे पता नहीं सुकून देती हैं या मुझे बहुत मजा आता है। और तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ के जिनको मैं अपने मूड के हिसाब से कभी ना कभी याद करता रहता हूँ जब जैसा मूड हो। ठीक बात है। एक चीज मैंने देखी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं टूल है ऑब्जर्वेशन किसी कैरेक्टर को। तो आपने एक बार एक किस्सा शेयर किया था कि एक ट्रेन में एक अंधे थे और वो भीख मांग रहे थे, कुछ हारमोनियम बजाते। तो आपने वो कैरेक्टर बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करके एक बार हमें करके भी दिखाया था। जी। हाँ, मतलब कोई भी ना ऐसी चीज यार समीर ना, आप कहीं जाते हो, पता है, आप कोई यात्रा कर रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, कोई ऐसा होता है जो अटक जाता है आपके दिमाग में ना, चलती भीड़ में कोई अटक जाता है। कई बार हम ना कई फिल्में देख रहे होते हैं, चाहे कुछ देख रहे होते हैं, और उसमें शायद कोई ना 1-1.5 मिनट के लिए कोई आदमी आया हो और निकल गया, और पूरी फिल्म मतलब होती है, लेकिन उसमें लगता है यार वो बंदा आया था 1 मिनट के लिए, वो मतलब क्या करके चला गया यार, वो मतलब याद रह जाता है, वो याद रह जाता है। तो ऐसा ही मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ट्रेनों में, चाहे मैं देखता रहता हूँ कि अच्छा कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है या क्या कर रहा है वो, या उसके बात करने का तरीका,
कुछ जब भी मुझे अलग लगता है ना तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है कि अच्छा ये ऐसा कुछ हुआ तो ये जरूर करूंगा, मैं कुछ करूंगा इसकी तरह। तो वही है कि आप जितना घूमते हो, आप जितना पढ़ते हो, आप जितना देखते हो, जितना लोगों से मिलते हो, तो ये तो है कि आपका ये खुलता है, विस्तार तो होता है। और हमारे लिए खुराक वही है कि जो जहां से कुछ अच्छा मिले तो उसको कुछ रख लें पोटली में, आगे काम आएगा। जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? यार उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा समीर कि अच्छी बात है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं। सिनेमा का जादू ही ऐसा होता है कि सबको ही अट्रैक्ट करता ही है। मतलब हम भी जब बचपन में फिल्में देखते थे तो लगता था वाह, जब पर्दे पे एंट्री हो रही है, चश्मा लगा हुआ है, म्यूजिक बज रहा है, तो आपको एक होता है ना कि आपके अंदर लगता है यार हम भी कर सकते, हम भी होते तो क्या बात थी, पब्लिक आगे पीछे होती, ऐसा होता, पैसे होते, गाड़ियां होती, ऑटोग्राफ होते, सेल्फी तो लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़े सपने देखने चाहिए, मतलब लार्जर देन लाइफ, कि आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पहुंच सकते हो, आप कहीं से भी खड़े होकर अपनी मंजिल को तलाश सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। बस जरूरी है, अगर एक्टर बनना है तो मित्र पढ़ना तो पड़ेगा, आपको देखना तो पड़ेगा, आप बाहर का सिनेमा देखते हो, आप दूसरों को देखते हो, दूसरे के क्राफ्ट को देखते हो। मतलब जल्दी किस बात की है? अगर हम डॉक्टर बनने के लिए 5 साल 6 साल पढ़ाई करते हैं, 7 साल पढ़ाई करते हैं, हम MBBS कर रहे हैं, हम MD कर रहे हैं, हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए हम पैसे लगाते हैं, पढ़ते हैं किताबें, मतलब हर चीज, मतलब कोई भी चीज जो भी आपको बनना है, टेक्नीशियन, कुछ भी, एडिटर, कैमरामैन, कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसको भी एक्टर बनना है उसके लिए पढ़ना जरूरी है, एक बार जानना तो जरूरी है। एक बार यूं है कि हाँ यार कुछ नहीं तो कम से कम आप एक नई चीज तो सीखोगे, अच्छा ये क्या है। हमको लगता है कि हमने किया और हम तो बन गए एक्टर, ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं भाई हम तो हैं ही एक्टर और हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं जैसा 2012 में सोचता था एक्टिंग को लेकर, आज 2020 है, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, चीजें बदल रही हैं, मैं सोचता रहता हूँ और अपने आप को कैसे सहज करना है, क्या करना है, कुछ नया देखते हैं, उनको सीखते हैं, कुछ समझते हैं, अच्छा ये तो क्या सीखने की प्रोसेस में तो रहना पड़ेगा। बहुत सबसे पहली सीढ़ी सीखना है। और अगर आपके पास इतना है और अगर मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हम आज उठे, हमने एक नाटक किया और हम उठ के बोले कि अब तो हम सीख गए भैया, बन गए गुरु, अब चलो अब बस अब बम्बई हमारा है। तो उसके लिए फिर वही है कि वही लोग फिर निराश होकर लौटते भी हैं। कई आज भी हम बॉम्बे में देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगियां खप गई वहां रहते हुए, सिर्फ इस आस में कि हम भी किसी दिन हीरो बन जाएंगे और हम कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया वक्त के साथ अपडेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और वो काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छे एक्टर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या उनको उस तरीके का काम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सालों थिएटर में और उस तरीके से पूरा अभिनय में अपने आप को रमाया रखा। कई बार बहुत सारी चीजें आपके साथ मैटर करती हैं, लेकिन इवन ये तो है कि वो लोग भूखे नहीं मर सकते क्योंकि उन्होंने सीखा है, वो पढ़ा सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशन ही एक्टिंग का चुना है, तो अगर आपने पढ़ाई की है, आपने कोई डिग्री ली है, आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो इवन मान लीजिए कि कल को कोई ऐसा है कि चलो आपके पास 4 महीना काम नहीं है, तो आप कम से कम पढ़ा सकते हो, स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हो। और सिखाओगे तभी ना जब आप अच्छा सीखोगे, आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने किया और मैं जाके कल को बच्चों को कुछ और सिखाने लग जाऊं, उनको गड़बड़ पढ़ा दूं, तो कचरा ज्ञान तो हमेशा ही खतरनाक होता है। राइट। तो अगर वो ज्ञान भी आपने वो ज्ञान लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप पढ़ो, आप अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे नाटक पढ़ो, आप अपने आप को वक्त दो, अच्छा सिनेमा देखो, कविताएं पढ़ो,
अगर आपको ऐसा है कि आप कोशिश कर रहे हो और आपको कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए, कोई ऐसा स्कूल मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसके आप उसके सानिध्य में रहकर सीख पाओ, उससे कुछ समझ पाओ कि मंच के टेक्निकल चीजें क्या होती हैं, कैमरा कैसे काम करता है या क्या चीजें हैं, रंगमंच पे थिएटर में कैसे आवाज, वॉल्यूम कितना रखना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें आप जब सीखते हो ना तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। फिर आपको आपके टूल्स तो है ना आपके पास, बिल्कुल, तो वो हमारे औजार हमारे पास रहने चाहिए। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और एक गुरु की तलाश करनी पड़ेगी जो हमें सिखाए, समझाए, या एक वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, गुरु मतलब जो भी हमें सिखा दे, हम जहां से सीख पाए, तो उसकी हमें तलाश करनी चाहिए। एकदम से भाग जाना किसी भी चीज के, तो इसीलिए बहुत सारे लोग निराश भी लौट जाते हैं, निराशा हाथ लगती है। और कई लोग हैं कि इत्तेफाक होता है कि वो अच्छा सहज होते हैं अपनी पर्सनल जिंदगी में, वो काम भी कर लेते हैं। कई लोग आप बोलेंगे यार उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो थिएटर का ये कुछ भी नहीं किया, टीवी नहीं पढ़ा, और वो तो आज सीरियल में लीड रोल कर रहा है, या उसने उस फिल्म में। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, शायद आप ही जैसा आदमी चाहिए इसलिए आप वहां पे फिट हो गए, आपको मिल गया, लुक की वजह से चले, कुछ भी, वो कोई कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको एक मौका तो मिल गया, लेकिन उसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए तो आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। हर ऑडिशन आपको हम अपने आप को तो तराशना तो पड़ेगा ना, आप एक ही चीज तो बार बार नहीं कर सकते, तो आपको फिर नए के लिए फिर तो नए तरीके से कुछ बनना ही पड़ेगा। वो तो अगर आज रिक्शे वाले का रोल है तो आज रिक्शे वाले, कल करोड़पति का करना है तो फिर आपको करोड़पति और ऐसा अरबपति जो BMW चलाता है और एक ऑटो रिक्शा चलाता है, तो दोनों में फर्क है ना, तो वो समझना तो पड़ेगा, दोनों के बिहेवियर में फर्क पड़ेगा, क्लास बदल जाएगी, तो बहुत सारी चीजें यही है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो भी मतलब एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको एक्टिंग में आना है तो फिर प्रोफेशनल का तो एक ही है कि आप फिर वाकई आप उसको सीखिए, पढ़िए और फिर उसको आप प्रोफेशनली अपनी लाइफ में लाइए। तो अशोक भाई, आपने हॉलीवुड की फिल्में की हैं जी, ठीक है, 2 मूवी की हैं? हाँ, मैंने द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल की थी, जिसमें अपना ये रिचर्ड गियर और जूडी डेंच ये लोग थे, और दूसरी मतलब हाँ हॉलीवुड की बोल सकते हैं, उसमें वहाँ के लोग शामिल थे, LA के, उसमें मेरा रोल ब्रेंडन फ्रेजर के साथ था। हाँ, द फील्ड टाइटल था फिल्म का। अभी तो वो द लाइन ऑफ डिसेंट करके शायद वो रिलीज भी हो गई है वो फिल्म। जी। तो इसमें कितना आपको लगता है कि जैसे एक बॉलीवुड की टेक्निक्स है जी, और एक जो हॉलीवुड में आता है उनका जो काम करने का स्टाइल है, दोनों में कितना आपको फर्क लगा? और बहुत फर्क है यार, बहुत फर्क है। ये तो है कि ये जो दोनों फिल्मों का मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बिल्कुल अलग था। इसके डायरेक्टर जॉन मैडन थे, द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड, उन्होंने शेक्सपियर इन लव बनाई है, और मतलब सारे ही मंचे हुए कलाकार थे उसमें, जूडी डेंच, ये सब लोग, रोनाल्ड पिकअप वगैरह ये लोग। तो उनके काम करने का तरीका बहुत अलग है, उनका पेपर वर्क बहुत मजबूत है, उनका सारा सिस्टम पहले से सारी चीजें तय होती हैं, शेड्यूलिंग बहुत फिक्स होती है। फिर बतौर आर्टिस्ट भी आपको बहुत इज्जत, उनके लिए आर्टिस्ट है, जैसा मैंने महसूस किया। हो सकता है किसी दूसरे आदमी का एक्सपीरियंस कुछ और हो, कि वो उनके लिए सब, अगर एक्टर है तो लीड भी है तो वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अगर 2 सीन के लिए, 1 सीन के लिए कोई एक्टर आया है तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब वो एक बराबरी का जो उनका कल्चर है ना, कि सब बराबर है। अगर उनको वो ट्रीटमेंट मिल रहा है तो फिर मुझे भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर मैं 2 सीन, मैं उस फिल्म के 2 सीन्स में हूँ और मेरा एक चरित्र है, मैं बतौर एक्टर, तो वो भी एक्टर, तो मैं भी एक्टर, तो वो बड़ी अच्छी चीजें हैं। टाइम को लेकर बहुत पंचुअल हैं, कल्चर भी बहुत है। मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल, उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड है ना, और काम करने का जो प्रोफेशनल तरीका हम जिसको बोलते हैं, परफेक्शन के साथ जो करते हैं, बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ा फर्क है।
जो कि मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद आया। और वो वाकई बिल्कुल अलग एक एक्सपीरियंस था उस तरीके के बाहर के लोगों के साथ काम करना। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ तो ये हो सकता है ना कि आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, एक तो यहाँ नाम ही दे दिया गया कैरेक्टर आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट कैटेगरी डिसाइड होने लग गई। लीड है तो उसको वैनिटी मिलेगी। हाँ, मतलब कैरेक्टर्स को भी मिलती है कैरेक्टर, मतलब वही बात है। देखिए कि ये शब्द इतना ऐसा हो गया कि कैरेक्टर आर्टिस्ट, एक्टर तो एक्टर ही होता है ना, वो तो चाहे हर एक्टर ही एक कैरेक्टर कर रहा है। बिल्कुल। तो वो जो असमानता है ना कि ये तबका ये है, ये तबका ये है, वो तबका, तो ये जो है ना वो बड़ी चीजें ठीक है वो, लेकिन मुझे इसीलिए वो जो बाहर के लोग हैं और जो जिस तरीके का उनका वो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो लोग प्री पे भी काफी काम करते हैं, उनका सब ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होता है कि हाँ हम इतने बजे, अगर मेरे को 9 बजे का कॉल टाइम दिया है और आपको बोला है कि हाँ आपका 9 बजे शूट होगा, तो फिर उनका 9 बजे शूट होगा। टाइमिंग को लेकर वो काफी पंक्चुअल है कि ये नहीं है कि आप मतलब आप एक्टर हैं तो आप तो 2 सीन कर रहे हैं, तो आपको 10 बजे का कॉल टाइम दिया और आपका शूट हो रहा है 4 बजे, तब तक आप बैठे हैं वैनिटी में इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा कब नहीं। उनका जो है वो उस टाइम पर आपका करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा है उनके अंदर। तो अशोक भाई, ये हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं इंटरव्यू के। वाकई में आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। तो कोई ऐसा सवाल हो जिसका आप जवाब देना चाहते हो और मैं नहीं पूछ पाया हूँ, कोई ऐसा सवाल? सब तो आपने पूछ ही लिया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं खुद भी कई बार नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे क्या कहना है और क्या बोलना है और मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, मैं दर्शकों को ये जरूर बोलूंगा, क्योंकि इस विधा से बात हो रही है, तो मैं वही कहूंगा कि अगर आपको एक्टिंग में किसी भी प्रोफेशन में, वो आर्ट से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से हो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है, पढ़ना जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। और ये है कि जिस भी विधा में आप जाएं या जिस भी काम को अपनाएं, वो फिर आप बड़ा सोच कर चलिए। एक हमारे टीचर थे, उनकी बात मैं कभी नहीं भूलता, स्कूल टाइम में था मैं, तो उन्होंने सबसे पूछा कि बेटा क्या बनोगे बड़े होके? तो किसी ने बोला सर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे। तो ये सब था, मतलब सब अपने अपने तरीके से बोल रहे थे। तो बोल रहे थे कि बेटा अगर IAS ऑफिसर, मतलब जब IAS ऑफिसर बनना है ना, मैं शायद उसको मैं भूल रहा हूँ कैसे, कि अगर IAS तक पहुंचना है ना, तो तुम्हें उससे बड़ा सोचना पड़ेगा कि तुम प्रधानमंत्री बनो, मतलब तुम्हारे सपने बन जाएंगे, या सर हम तो एक इंस्पेक्टर लग जाएंगे, या हम ये हो जाएंगे। तो समझ लो अगर तुम क्लर्क सोच रहे हो तो तुम चपरासी बनोगे, वहां तक पहुंचोगे। तो वही वाली बात है कि सपने बड़े देखिए, जब हम सपने बड़े देखेंगे तो उसको पूरा करने के लिए जी जान भी लगाएंगे। तो बस यही है, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं खुद भी अपनी जिंदगी में यही फॉलो करता हूँ कि बड़ा देखता हूँ कि हाँ, मतलब अच्छा हो, जो भी हो, वो खूबसूरत हो, बढ़िया हो, आप एक अच्छा काम कर सकें, अच्छे रोल्स मिलें, वो बेहतरीन हो, दुनिया आपको जाने। थैंक यू अशोक भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, आपने देखा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से। जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, और देखते रहिएगा। और अशोक भाई, हमारे दर्शकों से एक बात जरूर कह दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। जी, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नई नई चीजें जानते रहें इस चैनल के माध्यम से। तो बस यही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू।